वेलकम 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 टू फोर्ब्स। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में देख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 17 है, जिसमें पूरी की पूरी चर्चाएं रहेंगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है हमें और कौन सा टॉपिक हमें स्किप करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आज का पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा पराग को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन फिर देखेंगे। pollen can be transferred from one flower to another by which of the following agencies? Your option is the wind, water, insect, all of the above. हवा, पानी, कीट। ये एक प्रकार की ट्रांसमिशन मेथड है। ये एक प्रकार की क्या है, ट्रांसमिशन मेथड है। होता क्या है, आपने सुना होगा फ्लावर का नाम। क्लियर। फ्लावर क्या होता है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये क्या है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पौधों का क्या होता है, जायांग भाग। और इसमें दो प्रकार होते हैं। क्लियर। अब पॉलीग्रेन्स आपने कोई भी पौधा देखा हो, छोटे छोटे इस आकार के रहते हैं, जिसमें कीट क्या है, एक भौरा आएगा, यहाँ पे बैठेगा, फिर दूसरे में जाके जाएगा। तो एजेंसी द्वारा पराग पूछा गया है। पराग और परागण दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, पराग और परागण दोनों क्या है, एक ही है। तो इसमें किसके द्वारा ये फैलाया जाता है। अगर आपका पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, पराग एक फूल से दूसरे फूल में किसके द्वारा पहुंचते हैं, कीट के द्वारा। याद रखिएगा, कीट के द्वारा। लेकिन अगर कभी हवा के द्वारा फैला जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, एरोपॉलिनेशन। इसे जानते हैं किस नाम से, एरोपॉलिनेशन या हवा परागण। किसके द्वारा होता है, मैक्सिमम गेहूं वगैरह के पौधे देखे होंगे। गेहूं में क्या होता है, गेहूं पैदा होता है और एक हवा से उड़कर दूसरे में क्या होता है, अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण हमारे बीज बनते हैं। पानी को क्या कहते हैं, हाइड्रोपॉलिनेशन या हाइड्रोपॉलिनेशन। उपरोक्त सभी आता नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसेक्ट। तो आप याद रखिएगा, ये कीट की पतंगों से या कीट या पतंगों के द्वारा होने वाला ये प्रयोग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर एक फूल से दूसरे फूल, मतलब अगर फ्लावर की स्पेसिफिक बात करेगा, अगर कीटों द्वारा फैल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है, एंटोपॉलिनेशन। एंटोपॉलिनेशन के नाम से या एंटोमोपॉली के नाम से जाना जाता है। और इसने बात किया है फूल का, तो फूल हवा के द्वारा भी गया, पानी के द्वारा भी गया और कीट के द्वारा भी जाता है। मतलब आपका जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, अगर किसी फ्लावर्स या किसी का नाम नहीं दिया है, अगर नाम देगा तब तो पर्टिकुलर कीट चला जाएगा, अगर नाम नहीं है तो फिर पॉलिनेशन किससे होने लगता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक जो राइट आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द एबव। इसकी कीट कब होगा, जब किसी भी पौधे का नाम देगा। जैसे आपने घटपर्णी देखा होगा, घटपर्णी एक प्रकार का इस प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा तरल पदार्थ निकालता है, चींटियां इस पदार्थ को खाने जाती हैं, फिर ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और चींटी को अंदर करके ये पौधा क्या करता है, अपने आप को भोजन के रूप में चींटियों को ग्रहण करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पॉलन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। किसके द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपसे किसी जीव का नाम देगा, इंसेक्ट्स, अगर वाटर के पर्टिकुलर फ्लावर हैं तो वाटर द्वारा, और नॉर्मली हवा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं दूसरे में, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्लियर है। जी जी, कीट आपका तब होगा जब उसमें घटपर्णी या कीट आपका क्वेश्चन में देगा, तब क्लियर होगा। क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बायो से आता है, जूलॉजी से। अगला क्वेश्चन, तीसरा, दूसरे क्वेश्चन। निदेशक सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित से मिलते जुलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द एनक्यूडेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निर्देश का साधन, उद्देश्य संकल्प, मैकालो रिपोर्ट, अधिकारों का। जो हमारा शुरुआत में कानून बनने की प्रक्रिया थी, उसका सोर्स जो था वो था 1935 भारत शासन अधिनियम। अब वो क्या शामिल था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मैकाले रिपोर्ट एंड बिल ऑफ राइट्स। किसके लिए था ये,
तो आपको मैं बता दूं, जब ये हमारा चल रहा था, भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देशक सिद्धांत का मतलब है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया कहां से गया? तो याद रखिएगा, ये लिया कहां से गया? आयरलैंड। कहां से लिया गया? आयरलैंड। आर्टिकल कौन सा है सर? ये आर्टिकल 51 लास्ट होता है और स्टार्टिंग कब से होता है? 36 से 51 तक पूरी चर्चा है। ग्राम पंचायतों का गठन, फिर इसके बाद पर्टिकुलर आपके लिए पूछा जाता है स्मारकों का संरक्षण, ये सब इसमें आता है। पार्ट 4 में बात की गई है। किस में बात की गई है? ये पार्ट 4 में। और ये नॉट जुडिशियबल है, मतलब इस पर कोई भी जुडिशरी सेक्शन नहीं आ सकता है। इस प्रकार की चीज है। जुडिशरी सेक्शन में मतलब इसका कोई भी जुडिसेक्शंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने किसके लिए बनाए हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के साधन के लिए। किसके लिए बनाया गया है ये? निर्देशों के साधन के लिए। आप याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में है DPSP? 36 से 51 तक। इसमें जो चर्चा की गई आयरलैंड से, और ये लिया किस लिए गया? क्योंकि हर नागरिक का कुछ ना कुछ अधिकार होता है। उस अधिकार को कैसे पूरा करेंगे, कौन कौन सी चीजें चलती हैं, उसके बिहाफ पर पूरी चीजें इसमें बनती हैं। तो हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। इसका जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है DPSP का, आर्टिकल नंबर 44, संबंधित है किससे? UCC। एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं, एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूं कि क्या सिनेरियो आपके लिए जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो आपका पर्टिकुलर क्या है? DPSP है। जो आपका DPSP, ये लिया कहां से गया अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, इट केम फॉर द आयरलैंड। किस लिए आया था? इंस्ट्रक्शन के लिए आया था ये पूरी तरह से। कौन से आर्टिकल से? 36 से 51। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करें तो इंपॉर्टेंट 40 है। किसका गठन है इसमें? पंचायतों का गठन। बिल्कुल याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 44 है UCC, जाना जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या इसे जानते हैं एक समान नागरिक संहिता। सबसे पहले गोवा ने लॉन्च किया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 45, इसमें एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। ये पूरे क्वेश्चन क्या है यहां बनते हैं। उम्मीद है आपको याद रहेगा। लिया कहां से गया? आयरलैंड। और 1935 का अधिनियम अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम में निर्देशों का साधन हुआ, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्थल 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास है, जहां इसे लैंगचंग खंगाप के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। यह संभवतः किसका वर्णन है? फिर से देखिए, इट इज एन antecedent river. It originated near Mansarovar at an altitude of 4,555 meters, where it is known as Longsam Khambal. It flows almost parallel top the lands of for about 400 kilometers before entering India. This is the likely description of Chenab River, Shatluj River, रावी रिवर और झेलम रिवर। जल्दी से कमेंट करके, रिवर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। किस नदी के बारे में चर्चा है आपको पता होगा। जो आपका पर्टिकुलर इसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा का पूरा आपका वर्णन दिया गया है कि ये निकलती कहां से है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर से होता है। उद्गम स्थल मानसरोवर से है। लैंगचाफ खंगाब के नाम से जाना जाता है और भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के पैरेलल
जो नदी बहती है उस नदी का नाम है सतलज रिवर। कौन सी रिवर बनी? सतलज। अब आपसे पूछेगा सतलज पे आपका डैम बना हुआ है, जिसे सतलज नदी पे जो डैम बना है भाखड़ा नागल डैम, बिल्कुल याद रखिएगा, भाखड़ा नागल डैम, इस पर बना है पर्टिकुलर आपके लिए भाखड़ा नागल बांध, बिल्कुल याद रखेंगे। और भाखड़ा नागल बांध किस पर बना हुआ है? सतलज रिवर पर बना है, क्लियर रहेगा। और इसी पर जो योजना चलती है वो चलती है हमारी कौन सी योजना? इंदिरा गांधी बैराज जो कनाल वाली है वो भी चलती है। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा, अगर सबसे लंबे की बात आएगी दैट इज हीरा कुंड। हीरा कुंड कहाँ है? याद रखिएगा, इट इज इन महानदी रिवर उड़ीसा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसी रिवर का डिस्क्रिप्शन दे दे, पूछेगा किस नदी के बारे में है, तो आप याद रखेंगे कौन सी नदी के बारे में चर्चा है। तो ये किस नदी के बारे में चर्चा थी? एग्जैक्ट क्लियर हो चुका है कि सर जो ये नदी थी ये पर्टिकुलर थी हमारी सतलुज। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 संबंधित है आर्टिकल 326 of the Indian Constitution deal with Constitution of Election Commission, Constitution of Tribunal for Adjudication of Disputes, Election to the Houses of People and State Legislative Assembly, Constitution of Finance Commission, चुनाव आयोग का गठन, विवादों के निपटाने के लिए न्यायाधिकार, वयस्कता के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव और वित्त आयोग का गठन। आपको पता है आर्टिकल नंबर 324 किससे संबंधित? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। पूछा इसने 326, तो ये तो 100% क्लियर हो गया कि सर ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये चुनाव से संबंधित है। क्या चुनाव आयोग से है? बिल्कुल नहीं सर। अगर चुनाव आयोग से होता तो 324 नहीं बनता, तो 324 पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अगले ऑप्शन, विवादों का निपटारा, बिल्कुल नहीं। वयस्कता के आधार पर राज्यसभा के लिए चुनाव और वित्त आयोग तो हमारा आर्टिकल नंबर 280 में है। तो हमारा जो राइट आंसर बना एलिमिनेशन मेथड से सर, बिल्कुल याद रखेंगे, आर्टिकल 326 सेज इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और आपको पता होगा भारत में वयस्क मताधिकार की क्या कहानी है? वोट डालने की जो उम्र है बेटा वो कितनी है? पहले ये थी 21 से घटाकर 18 साल किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 61th अमेंडमेंट। कब पारित हुआ? 1989 में। और इलेक्शन कमीशन कब गठित हुआ? 324 में। सन 1950 में इसका गठन होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ 1950। इसमें क्या होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इसके सहायक होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्ट। और कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि चुनाव आयोग होगा? आर्टिकल नंबर 324। 326 कहता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की उम्र 61वें संविधान संशोधन 1989 में बदला गया। एग्जैक्ट डेटा आपके पास। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सरनथ कमल अचंता, शाथियाना ज्ञानशेखरम, सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन। इन नवंबर 2022 हु हैज बीन chosen for मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2022? शरद कमल अचंता, शाथियाना ज्ञानेश्वरम, सीमा पूनिया, लक्ष्य सेन। 2023 नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम के कमेंट आ रहे हैं चिराग सेठी, चिराग सेठी। ये 2023 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इट इज बिलोंगिंग टू 2022। दैट पर्सन नेम इज द शरद कमल अचंता। 22 में था कौन? शरद कमल अचंता। अगर 2023 की बात आएगी तो इस बार बैडमिंटन प्लेयर को दिया गया।
कौन से दो व्यक्ति थे? चिराग सेठी एंड सात्विक साईराम, बोथ आर द 2 पर्सन। दोनों व्यक्तियों को यह प्रदान किया गया। क्लियर रहेगा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदला गया। पहले ये राजीव गांधी था, आजकल ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना गया। 2022 में कितना था? शरद कमल चंता को, 23 में बैडमिंटन प्लेयर को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बनेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6th। किस माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है? नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल इन विच मीडियम? केवल ठोस एवं तरल, केवल तरल और ठोस, केवल गैस एवं ठोस, ठोस तरल गैस, सॉलिड एंड लिक्विड ओनली, लिक्विड एंड गैसेस ओनली, गैसेस एंड सॉलिड ओनली। जल्दी से आपका ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आया। सबसे ज्यादा जो साउंड है वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में चलती है। और 2 प्रकार की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांस। जो आपकी साउंड वेव है, ध्वनि तरंग, वो कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूड या अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कैसी है? अनुदैर्ध्य। और इसको अनुदैर्ध्य का मतलब दोज विच हैव रन द मीडियम, जिसको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़े बेटा? माध्यम की। ऐसी तरंगों को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल। और इसी में त्वरंग कौन सा है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो वैक्यूम में, निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में इसकी स्पीड 0, नॉर्मल 332 मीटर पर सेकेंड। और ये सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस में चलती है। हमारी सुनने की जो कितनी आवृत्ति होती है? 20 हर्ट्ज की 20,000 हर्ट्ज। ये मनुष्य के कान सुन सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आया है। और इसे जाना जाता है सोनिक वेव। सोनिक वेव का मतलब श्रव्य तरंगे। तो इसने पूछा किस माध्यम में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य? तीनों मीडियम बेटा। सबसे ज्यादा, सॉरी 4th ऑप्शन ही नहीं दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे आसान क्वेश्चन था ये। सुनने की उम्र कितनी थी? पर्टिकुलर आपको याद रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। दोनों याद रखिएगा। और आपके कान का पर्दा भी फट सकता है अगर 9800 डेसिबल से ज्यादा अगर आपकी साउंड चल रही है। अगला क्वेश्चन 7th। निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर ने एक्स गरुड़ सेवंत के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में पहली बार भाग लिया? बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। Which of the following helicopter participated for the first time in any international exercise during the X Garuna 7th? LCH practice, सुखोई, AS-64, HAL ध्रुव। सब आपके भारत के ही हैं। जो भारत सरकार ने इसको क्या किया? पूरी तरह से चलाने के लिए वर्णन लिया। और आपको भी पता होगा अभी हाल ही में भारत ने एक LCH लोवर्ड कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया है जिसका नाम है प्रचंड। ये रिसेंटली बनाया। तो किसने अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में पहली बार? LCH प्रचंड। बिल्कुल याद रखिएगा। गरुड़ सेवंत। मालाबार किसके किसके बीच की होती है? मालाबार जो एक्सरसाइज है, एक बार क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपका डिफेंस से कि मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? इंडिया सब में रहेगा। मालाबार जो होता है इंडिया वर्सेस यूएस, इंडिया और यूएस के बीच में मालाबार होता है। इंडिया और यूएस के बीच में मालाबार। सूर्य किरण बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा है हमारा युद्ध अभ्यास सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में जो होता है उसे जानते हैं सूर्य किरण। हैंड इन हैंड बिल्कुल याद रखिएगा। हैंड इन हैंड ये होता है भारत और चाइना। तो भारत और यूएस के बीच मालबार, भारत और नेपाल के बाद सूर्यकिरण, भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड। ये काफी पूछा गया है, हैंड इन हैंड। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। चाइना का जरूर याद रखेंगे, हैंड इन हैंड। और इस बार हमने भाग लिया था LCH कॉम्बैक्ट में, LCH प्रचंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी दिनों से पढ़ाया जा रहा और आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन हमेशा आया, फिर आया आपके लिए। क्वेश्चन है, लद्दाख में खालिस्तान त्योहार तिब्बती बौद्ध के संस्थापक पद्म संभव गुरु रिनपोछा के जन्म दिवस का जश्न मनाने के लिए आयोजित हुआ। लोसार महोत्सव, मोत्स महोत्सव, रखदुम्मी, हेमित्स तेंसचू महोत्सव।
Blank festival is Ladakh is held to celebrate the birthday of Padma Shambhav Guru Rinpoche, the founder of Tibetan Buddhism. लोशार फेस्टिवल, महोत्सव फेस्टिवल, रक्षा फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल। आपसे राज्य का नाम पहले ही दे दिया, लद्दाख सबको पता है। बुद्धिस्ट के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है सर, लोशार तो मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड वाला फेस्टिवल हो गया ये तो। बचा हमारा एक ही फेस्टिवल सर, हेमिस तेंगशू महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हेमिस तेंगशू फेस्टिवल, लद्दाख में मनाया गया। यूनियन टेरिटरी है ये, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी है। और यहां पर जो नृत्य होता है, राउफ है, कुद है, ये सब नृत्य होते हैं। जम्मू कश्मीर में जो नृत्य है, राउफ और कुद और दुमहल, ये पूरे के पूरे क्या थे? डांस थे। त्योहार कौन सा मनाया है? हेमिस त्युच। किसके फेस्टिवल में मनाया जाता है? बौद्धों के संस्थापक रेनपेछो के लिए। किसके लिए मनाया गया? बौद्धों के संस्थापक रेनपेछो के लिए यह फेस्टिवल होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, यह फेस्टिवल मनाया जाता है बौद्धों के संस्थापक रेनपोचो के लिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। लोसार फेस्टिवल कहां का? नागालैंड का। लोसार फेस्टिवल नागालैंड। हेमिस तेंगशू फेस्टिवल पर्टिकुलर लद्दाख, बौद्धों के लिए मनाया गया। और अगले क्वेश्चन में 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल was observed on 15th of December 2022। मनाया गया, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यूनिटी ऑफ लिबर्टी भी बनी है। बारदोली सत्याग्रह इन्होंने किया था महिलाओं के लिए। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं किसके बारे में? सरदार वल्लभ भाई के बारे में। फेमस होते हैं 1928 में करते हैं ये कौन सा सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह। बिल्कुल याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह, दैट इज फेमस फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए सत्याग्रह किया। इनको जाना जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया इनको नाम से। आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लौह पुरुष कहते हैं बेटा। और इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन 1931 के चेयरमैन थे, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बनाई गई? कितने मीटर है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर बनाई गई इनकी मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। लंबाई पूछेगा 182। और इसने पूछा दिसंबर 2022 में कौन सा मनाया है? याद रखिएगा 72, 72वीं इनकी जन्मतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि जो है 72 मनाई गई। उम्मीद है ये आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बरदोली सत्याग्रह हमेशा पूछा गया है। तो बरदोली सत्याग्रह पर्टिकुलर कब बनाया गया? 1928 में। बिल्कुल याद रखिएगा, महिलाओं के लिए बना था। दूसरा क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी? 182 मीटर की है। और यह क्वेश्चन बनेगा आयरन मैन। अगला क्वेश्चन 10th, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? 16 राज्य 6 केंद्र शासित, 15 राज्य 7 केंद्र शासित, 14 राज्य 6 केंद्र शासित, 12 राज्य 8 केंद्र शासित। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वर फॉर्मली अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट? आपको पता है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, अंतिम राज्य 2014 में बना है 2 जून को तेलंगाना। यूटी की बात करें तो लेटेस्ट यूटी बना है 2020 में, पर्टिकुलर बना है दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दोनों को एक कर दिया। अब पूछ रहा है 1956 में कितने राज्य थे? तो जब ये बनता है 1956 में, तब हमारे पास 14 राज्य थे। शुरू में कितने बने? 14, और 14 स्टेट्स एंड द 6 यूनियन टेरिटरी, दैट इज द 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 6 केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद है आपको याद रहेगा कितने कितने बने, फिर से छाप लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है ये। पर्टिकुलर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 100% पूछेगा। क्यों? क्योंकि अभी राज्यों के गठन से संबंधित लेटेस्ट में 2022-20 में इन्होंने क्या किया? मिलाया है राज्यों को। लद्दाख 2019, 31 अक्टूबर 2019 को, 5 जुलाई को अमित शाह जी ने कह दिया था कि हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं।
और अक्टूबर के महीने में पूरी तरह से उसका ये पद हटा दिया गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्यूडोपोडिया शब्द किस जीव से संबंधित है? पैरामीशियम, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। द टर्म स्यूडोपीडिया इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? पैरामीशियम, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया एंड नन ऑफ द अबव। किससे संबंधित है? यह आपका बायो का क्वेश्चन। याद रखेगा, जिस पूरे के पूरे फाइलम को जाना जाता है अमीबा। साइनोपीडिया किसको? अमीबा, जिसका कोई साइज फिक्स नहीं होता, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं है तो उसके लिए अगला, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक स्वेज नहर निम्नलिखित में से किस अवधि में खोली गई? 1841 to 50, 1851 to 60, 61 to 70, 71 to 80. In which of the following period was Suez Canal one of the most important trade route in the world opened? स्वेज कैनाल, स्वेज नहर व्यापारिक मार्गों में से एक है। इसको कब खोला गया? याद रखिएगा, 61 से 70 के बीच में ये ओपन हुई थी 1869 में। कब ओपन हुई है? 1869 में। काफी क्वेश्चन पूछा गया कि इसका ओपनिंग टाइम कब था। स्वेज नहर आपके लिए पर्टिकुलर कब ओपन हुई? स्वेज नहर का जो ओपनिंग टाइम था वो 2 अक्टूबर 1869 को। ये जो ओपन हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को पूरी तरह से इसको क्या किया गया? ओपन किया गया। और उसी के बिहाफ पर इसमें क्या होते हैं? पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड, प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन था इसका। वित्त मंत्रालय, सामाजिक और न्याय सहकारिता, गृह मंत्रालय, नीति आयोग। क्लियर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड द नीति आयोग। किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा, पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? आपको पता होगा। इसके पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, बंद हो गया। एनडीसी था, वो बंद हो गया। हर साल जो गरीबी का बहुआयामी डेटा है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। ईच एंड एवरीवेयर इफ इट प्रिपेयर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सा है? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम है। सीईओ कौन है इस समय? सुब्रमण्यम। और सुमन बेरी इसकी कौन है? अध्यक्ष हैं। सुमन बेरी इस समय कौन है? वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट। उप के बारे में बात की जाए तो सुमन बेरी है। और हर साल इंडेक्स कौन तैयार करता है? आपके लिए हर साल जो इंडेक्स तैयार करता है वो करता है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 का मसौदा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया? द Communal Award 1932 was drafted by which of the following British Prime Minister? Andrew Bonrola, नोवेलिका चैम्बरलेन, स्टैनली बॉल्डविन, रेमन मैकडोनाल्ड। जल्दी से, 1932 के समय पे जो था उसी ने पूरा का पूरा क्या किया था? तैयार किया। और आपको पता होगा ये पूछा क्यों? क्योंकि 1932 में आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों में भाग लिया डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब हुआ गोलमेज सम्मेलन, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में बी आर अंबेडकर गए थे। पूना पैक्ट, इसके जस्ट बाद 1932 में ही पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, कहे या तो देश आजाद होगा या तो मैं रहूंगा। तो बोले अब मैं ही चला जाता हूं। पूना में आमरण अनशन बैठ गए। फिर अंबेडकर जाते हैं, समझाते हैं उनको कि आप गलत कर रहे हो, पानी वानी पिलाया, फिर वो अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं। इसके बाद कहानी बढ़ती है। तो पूछा गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था? रेमन मैकडोनाल्ड। उस समय कौन था? रेमन मैकडोनाल्ड। कौन था? रेमन मैकडोनाल्ड। और आपका वायसराय पूछा जाए तो वायसराय था उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम है गांधी आरविन समझौता। द लॉर्ड इरविन इज द वायसराय ऑफ दैट टाइम। इरविन जिसका नाम था। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर
नवंबर 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी। ये क्वेश्चन उनके लिए जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट थोड़ा बहुत देखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, विराट कोहली, राहुल त्रिपाठी एंड जगदीशन। फीलिंग्स कोहली पे जाएगी लोगों की। अब आपको पता होगा विजय हजारे ट्रॉफी वो 5 बार खेल ही नहीं सकता। Which Indian cricketer has become the first player to score the 5 consecutive century in the Vijay Hazare Trophy in November 2022? Washington Sundar, विराट कोहली, राहुल त्रिपाठी एंड जगदीशन। विच इज द फेमस प्लेयर? कौन सा है पर्टिकुलर? जल्दी से क्लियर करिएगा, कौन सा? जल्दी से कोई। अब देखिए मैक्सिमम लोग जाएंगे इन क्वेश्चनों में। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, नवंबर 2022 का है, मतलब अभी दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी चल रही, मतलब अभी आपका लेटेस्ट है। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, ये दे चुका है। तो ये व्यक्ति का नाम है एन जगदीशन। जो व्यक्ति था कौन था? एन जगदीशन। एन जगदीशन ने इस बार क्या किया पर्टिकुलर? लगातार 5 शतक। आईपीएल 2012 किसने जीता था? सॉरी, आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 का विनर था पर्टिकुलर गुजरात टाइटंस। 2022 की बात कर रहा हूं, और 2023 पूछेगा तब आपका बुनाई था चेन्नई सुपर किंग्स। 2024 में काफी कुछ कहानी होगी। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र, याद रखिएगा। एशिया कप 2022 श्रीलंका में हुआ, इंडिया विनिंग रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज मच मोर क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में उप समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। नेम द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच हैज एलिमेंट दैट आर ऑल गैसेस। आपको पता है पीरियोडिक टेबल यहां से शुरू होती है, फिर ऐसे चलती है, फिर इस ग्रुप के बिहाफ पर ऐसे जाती है। तो लास्ट ग्रुप की बात कर रहा है। अंतिम ग्रुप शून्य ग्रुप कहा जाता है, जिसमें सभी गैसें हैं, दैट इज ग्रुप 18। कौन सा है? ग्रुप 18। आपको पता है इसे एस कहा जाता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर अक्री गैसों के लिए एफ, एसपीडीएफ एलिमेंट भी बनते हैं। तो योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ग्रुप ऑफ 18 किसके लिए बना? ग्रुप 18 के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? ग्रुप 18। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप खुद देखिए वर्सटाइल कितना हो रहा क्वेश्चन। पहले डायरेक्ट पूछता था भारत छोड़ो कब चालू हुआ, अब पूछ रहा किस घटना के कारण? कैबिनेट मिशन, वेबल, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च? कैबिनेट मिशन, वेबल, साइमन कमीशन रिपोल, फेलियर्स ऑफ क्रिप्स मशीन। सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है इन द ईयर ऑफ 1942 भारत का संविधान बनाने के लिए एक व्यक्ति आया था क्रिप्स, लेकिन इस क्रिप्स में पूरे लोग ब्रिटेन के थे। कानून भारत का बनाएंगे ब्रिटेन वाले, इसने फेल कर दिया, और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्रिप्स मिशन की विफलता कौन था? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। बिल्कुल याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह टारगेट बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग इन ऑनस्टेंट पुस्तक किसने लिखी? जेनी सेलन, दान्या कुकाफा, लूसी कैल्डवेल, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की कुछ लोग वाइफ, कुछ डॉटर, कुछ बनाएंगे, कुछ सिस्टर बना देंगे। तो आपको याद रखना है बराक ओबामा की ये पर्टिकुलर कौन थी? वाइफ थी। Who among the following the author of the book The Light We Carry Overbooking in the Uncertain Times, that is written by Michelle Obama? That is written by Michelle Obama. मिशेल ओबामा। अरविंद अडीगा के द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई। व्हाइट टाइगर, याद रखेंगे, व्हाइट टाइगर लिखा गया है अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा। झुंपा लहड़ी, काफी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अगले क्वेश्चन ये बुक से एक नाता ही है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर फॉर्म। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा के अणुओं के साथ मिलाते हैं। अम्ल वर्षा, प्रदूषित वर्षा, औद्योगिक वर्षा, कृत्रिम वर्षा। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। जब ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? NO2 और SO2। जो NO2 होते हैं और SO2 होते हैं,
ये दोनों मिलके HNO3 बना देते हैं। मतलब पूरी तरह से हमारे किसके काम आते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन के कारण ही क्या होता है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। जो आपकी इंक होती है, इंक का कलर होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसमें मिला होता है, इसीलिए कुछ लोग थिनर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका सूंघते रहते हैं। ये पूरी कहानी, जो लोग नशे के आदी हैं वो बराबर नशे का प्रयोग करते हैं, और उसमें बराबर नशा जो होता है वो इंक से बनता है, HNO3 से। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जो आर्थिक उपनिवेश की आलोचना करते हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच क्रिटिसाइज इकोनॉमिक कॉलोनिज्म? एवी स्मिथ, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रमेश चंद्र दत्त। ये तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाइए, फेवरेट क्वेश्चन मेथड से जाइए, तब आपको पता होगा। मैक्सिमम स्मिथ के साथ जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा आर चंद दत्त, इस पुस्तक को लिखने वाला आर चंद दत्त फेमस इकोनॉमिस्ट थे, और इकोनॉमिक्स क्षेत्र में भारत को नोबेल प्राइज 1998 अभिजीत बनर्जी सबसे लेटेस्ट थे। 1990 में जो मिला था वो थे सबसे पहले नोबलिस्ट, का नाम क्या था, अमर्त्य सेन। क्या नाम था, अमर्त्य सेन, बिल्कुल याद रखेंगे, क्लियर। और लेटेस्ट में भारत में जो सबसे रिसेंट नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमी में वो थे बनर्जी जी। ये पूरे क्वेश्चन थे आपके 20। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप इनको ध्यान रखेंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी उन सब क्वेश्चंस को एक बार कमेंट सेक्शन पे आप बता दीजिएगा, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में